नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मनोज जरांगे पाटिल का। जी हाँ, मनोज जरांगे पाटिल की बात करें तो सरकार ने उनके साथ में समझौता किया था कि 40 दिन में हम आपका जो है मामला सुलझा के देंगे, क्योंकि एक दिन में होने वाला नहीं है। 40 दिन में से 30 दिन निकल गए हैं, अब 10 दिन का अल्टीमेटम चालू हो गया है। आज मनोज जरांगे ने बहुत बड़ी सभा ली और उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब 10 दिन बचा है, 10 दिन के बाद मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा। आखिर में मनोज जरांगे पाटिल के पीछे है कौन? इतनी बड़ी बड़ी सभा, लाखों में लोग जमा हो रहे हैं, उनकी रख रखाव, उनका जो खर्चा है आखिर कौन कर रहा है? क्या इसके पीछे पूरी राजनीति, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जो नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे हम जानेंगे मनोज जरांगे पाटिल का जो अभी पूरे महाराष्ट्र में जो सभा हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। काफी लंबा गैप हो गया है। आपका हमारा समय जो है मैच नहीं हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा गैप हुआ है। तो आज अब आप हमारे साथ में आए हैं तो हमने डिसाइड किया कि चर्चा यही करेंगे कि जो मनोज जरांगे पाटिल का जो मामला है, जो मराठा समाज का जो आरक्षण का मामला है, ये किस तरह जो है सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है। क्या ये सही में हड्डी बनी रहेगी, किसका कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है? देखिए, जहाँ तक मराठा समाज या मराठा आंदोलन और इनके आरक्षण की बात है, इस पर तो बहुत सालों से राजनीति चल रही है, चर्चा चल रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो मराठा समाज है अपने आप में महाराष्ट्र का बहुत प्रभावशाली समाज है। आपको पता है कि मराठा समाज के महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चौहान से लेके शरद पवार जी तक महाराष्ट्र ने कई मराठा मुख्यमंत्री दिए हैं। मराठों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मराठा समाज का इस महाराष्ट्र के विकास में, इवन देश के विकास में भी मराठा समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। रही बात मराठा आरक्षण की, तो मैं यह मानता हूं कि देखिए, सभी समाज में पिछड़े हैं, है ना? आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जहाँ बात होती है सामाजिक रूप से आरक्षण दिए जाने की, तो मैं इसका विरोध नहीं करता कि आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इन सब के पीछे जो राजनीति है, जो कूटनीति है जो चल रही है, ये इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। आज मनोज जरांगे पाटिल जी के नेतृत्व में, या कहें कि उन्हें आगे कर ये आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके पहले भी आंदोलन चले और चलते रहे। मेरा एक सवाल ये भी उठता है, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं लोगों के, कि जब महाराष्ट्र के सबसे बड़े मराठा क्षत्रप माने जाने वाले माननीय शरद पवार जी जब सत्ता में नहीं रहते, तब यह मराठा आंदोलन या मराठा आरक्षण का मुद्दा इतना तेजी से क्यों उठता है? इस पर भी सोच विचार की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी बिल्कुल समाज को लेकर या समाज की समस्याओं को लेकर, उनके प्रश्नों को लेकर बिल्कुल वो अपनी तरीके से वो बिल्कुल संवेदनशील हैं। उन समस्याओं को वो सुधार करने की एक तरह के सब अच्छा प्रयास कर रहे हैं। उसी बीच धनगर आंदोलन भी है, बाकी पिछड़े हैं। देखिए, महाराष्ट्र जो है एक पुरोगामी राज्य रहा है। इसमें हर समाज का, बोलते हैं ना, 12 बलूतेदार संख्या की, शिवाजी महाराज से लेकर अगर इतिहास देखा जाए तो इनका जो समाज ये रहा है अपने आप में एक पुरोगामी समाज रहा है। हर समाज को लेकर यहाँ अच्छी तरीके से उस समाज को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। संत परंपरा रही है, संत परंपराओं के माध्यम से सब समाज को जोड़ा गया है। लेकिन जो इस समय राजनीति चल रही है, या आरक्षण के नाम पे चले या किसी अधिकारों के नाम पे चले, कि भाई ये जो बांटने का काम चल रहा है, ये बिल्कुल महाराष्ट्र के लिए जो है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के विकास के लिए ठीक नहीं है। आंदोलन, देखिए, आंदोलन होना चाहिए, मांग होनी चाहिए, सार्थक मांग होनी चाहिए, लेकिन उसका निराकरण भी अगर सार्थक तरीके से होता है तो उस पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अल्टीमेटम का कोई अर्थ नहीं है। तो मामला कुछ कोर्ट में भी है, कोर्ट की भी कुछ इसमें विसंगतियां हैं, तो अलग अलग तरीके से चल रहा है। लेकिन इससे क्या है, जातिगत राजनीति और जातिगत जो है विद्वेष की भावना जो है बढ़ती है। अब मराठा का बात आपने किया, मराठों का बात, मराठों को ओबीसी आरक्षण देने की बात, ओबीसी कोटे में, अब
ओबीसी उठ खड़ा होता है कि मेरे कोटे में मत दो, आप आरक्षण, मेरा हिस्सा क्यों दे रहे हो। अब हिस्सेदारी की जब बात आ जाती है तो उसी में समाज में एक दूसरे के प्रति जो है देश की भावना बढ़ती है। एक तो विकास कहाँ होगा। सरकार गंभीर है इन चीजों को लेकर कि भाई विकास के साथ साथ इन चीजों को भी खत्म किया जाए। अब देश में एक नया मुद्दा आप समझ रहे हैं, जातिगत जनगणना का चल गया है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 1931 के बाद इस देश में जातिगत जनगणना हुई नहीं है। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके सामने भी ये तय हुआ था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं, जातिगत जनगणना जो 10 सालों में जनगणना होती, हालांकि 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई, होनी जो चाहिए थे हर 10 साल में, उस जनगणना में सारा हिसाब आर्थिक सामाजिक परिस्थिति कौन किस समाज का रहता है। लेकिन ये नाम नहीं दिया जाता कि जातिगत जनगणना। जातिगत, आप एक तरफ तो ये जाति के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर ये जातिवाद का विरोध करते हैं, और दूसरी तरफ जातिगत जनगणना तो जरूरी, ठीक है, वो स्टेटिक्स होना चाहिए। वो स्टेटिक्स आप जनगणना के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जातिगत जनगणना किए जाने से बहुत बड़ा लाभ होगा, ऐसा कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। या कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। क्या लगता है मिश्रा जी की जो जनगणना होती है, जो इस तरह की जो अलग अलग समुदाय के लोग जो मांग करने लगते हैं जी, तो सरकार के आगे क्या समस्या खड़ी हो जाती है? आखिर में अभी मामला कोर्ट में तो है ही कि 50% जो आरक्षण है उसमें से ही एडजस्ट करना है। जी। तो क्या अभी सरकार क्या कर सकती है इसमें? अभी मनोज जरांगे ने अभी आज उन्होंने कहा है कि आप हर 10 साल में सर्वे कीजिए, जिसको आरक्षण मिला है, अगर उसका लेवल ऊपर बढ़ गया है, फाइनेंशियल ऊपर बढ़ गया है, तो उसको जो आरक्षण से जो है उसको अलग कर दिया जाए। तो ये कैसे संभव है? ऐसी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो की जाती है, क्रीमी लेयर ओबीसी से क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि भाई अगर आप इसके ऊपर आपकी आय है तो आप उसमें नहीं आ सकते। तो ये क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि क्रीमी लेयर जो बना था, तो अगर उस ऊपर आप आ गए तो उस आरक्षण के दायरे से आप हट गए। लेकिन कुल मिलाकर जो आरक्षण की बात होती है, मेरे ये समझ में नहीं आता कि बिल्कुल उनके जो अंतर्गत मामले हैं, अंतर्गत मामले इधर से आदिवासियों के मामले हैं। आदिवासी समाज जो है आज उनकी स्थिति बहुत खराब है, वनवासी समाज है जी। बहुत बड़ी बात है कि वो विकास की मुख्य धारा से नहीं अभी तक जुड़ पाए, उनको विकास की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। SC ST समाज की जनगणना होती रही है, SC ST समाज को छोड़कर बाकी ये समाज की जनगणना मतलब जाति पर आधारित नहीं। SC ST समाज को एक तरीके का उनका करके उनके हिसाब से उनको एक सुविधाएं शासन की और योजनाओं में उनको कितना धन दिया जाए, योजनाओं में कितना शामिल किया जाए, राष्ट्र की मुख्य धारा से उनको विकास की मुख्य धारा से किस तरह जोड़ा जाए, तो इस पर तो चर्चा होती थी, सरकारों ने इस पर किया। फिर भी आप सोचिए कि अभी भी आप ठाणे जिले का ही उदाहरण ले लीजिए। आपने एक बार मुझसे चर्चा भी की कि देखिए यहाँ एक चल रहा है नवरात्र उत्सव और कहाँ का आदिवासी समाज बेचारा दबा कुचला समाज कपड़ों में 1-2 रुपए में वो अपने सामान फूल बेचने के लिए, अपना छोटी मोटी जंगली सब्जियां बेचने के लिए, लकड़ियां बेचने के लिए, केले के पत्ते बेचने के लिए, तेंदू पत्ते के बेचने के लिए उस शहरों में भटकता रहता है। उनकी स्थिति इतनी, उस स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है, न कि आरक्षण के नाम पर राजनीति करने की या ना आरक्षण के नाम पे आंदोलन करने की। जो सही जिसको मिलना चाहिए, जिसको सही हक है, जिसका हक है उसको हक उसका मिलना चाहिए, उस पर सरकार को उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये सरकार करना भी चाह रही, कर भी रही है। अलग अलग बैठकें अभी मुख्यमंत्री जी ने ली, उप मुख्यमंत्री जी ने ली कि इनके समाज की मुख्य जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा हो, समस्याओं पर चर्चा हो, उसके साथ साथ उसका समस्याओं का समाधान किस तरह निकाला जाए उस पर चर्चा हो। नहीं तो ये क्या है, इस दिशा को बदलने का काम किया जा रहा है। मैं सोचता हूं ये जातिगत जनगणना से क्या होता है, ये क्षेत्रीय जो है जातिगत नेता इस पे अपने पैदा होते हैं, वो अपनी अपनी बोलते हैं ये मेरी हिस्सेदारी है, ये मेरा है, ये मेरा है। उत्तर प्रदेश में अलग, बिहार में अलग, राजस्थान में अलग, महाराष्ट्र में अलग, इस तरह से ये इनको बढ़ावा राजनीति को मिलता है और वो सोचते हैं कि हर जाति का एक नेता पैदा हो जाता है, हर जाति को अपनी जाति, केवल वो
केवल और केवल राजनीति के लिए वो उसका उपयोग करता है, वो जाति को एक हथियार के रूप में रखता है। लेकिन उसको जो समाधान मिलना चाहिए, जो उस जाति का, जो पिछड़ी जाति का है या निचले स्तर का किसी भी जाति का है, तो उसका जीवन स्तर किस तरह ऊपर उठे, उसको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और उसको और सुविधाओं का, जो उसके घर में उजाला आए और उसके घर के का उत्थान हो, उसका जो गरीब का कल्याण हो, किसान का हो, उसकी तरफ लोगों का ध्यान कम है इन जातिगत मामलों पर। इससे देश पीछे जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। मिश्रा जी, अभी आते हैं थोड़ा सा मनोज जरांगे के ऊपर। मनोज जरांगे की अगर बात करें तो जिस तरह लाखों की पब्लिक उनके पीछे जो इसमें शामिल हो रही है उनके साथ में, तो क्या कहेंगे इसमें किसी का बैकअप हो सकता है क्या? इसमें राजनीति कोई निस्संदेह इसमें राजनीति है। तो मैं तो आपको कह रहा हूं कि चूंकि मराठा समाज बहुत ही प्रभावशाली समाज रहा है, इनके पास भी सादा चेहरा बने, ठीक है, चेहरा बने हैं, चेहरा बनना चाहिए। अपने अपने लोग आज वो चेहरा है, कल दूसरे चेहरे होंगे। वो अपने समाज की बात करते हैं, समाज की बात करने में कोई बेमानी बात नहीं है, लेकिन उसको किस स्तर तक करना चाहिए, कैसे उसको सरकार को उसको लेना चाहिए, उसमें राजनीति ज्यादा दिखती है। अब आप देख लीजिए कि उनके सभाओं में ठीक है लोग जुटते हैं, समस्या का समाधान कहाँ है? कोर्ट भी है उसमें, सरकार भी है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और समाज है। उसको मिल बैठकर अब उसमें राजनीति जब आएगी तब तो लोग जुटेंगे ही। हर अलग अलग दलों के लोग जुटते हैं। जहां बोलते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, यहाँ मानुष जाति साठी माती खातो, मतलब जाति के लिए माटी खाने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर इस देश में तो आप इकट्ठा होने के लिए 145 करोड़ की आबादी है सर, तो यहाँ इकट्ठा होना ही होना है। आप कह दो कि धर्म और जाति के नाम पर तो लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं, और इवन इसमें अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, और चूंकि राजनीति है तो इसमें अपने आप उस धारा में लोग आ जाते हैं और फिर धारा बदल भी जाती है, उसका कोई और छोर नहीं रहता। तो मिश्रा जी, एक और लास्ट अभी आखिरी सवाल बचा है इसमें ये कि अब 10 दिन बचा है सरकार के पास, 10 दिन में सरकार क्या फैसला ले सकती है? आप क्या लगता है कि 10 दिन में कुछ मसला हल हो सकता है मराठा? मेरा मानना है कि सरकार के हाथ में सब कुछ नहीं होता। सरकार समन्वय बना सकती है, मुख्यमंत्री सरकार सरकार कर सकती है। सर, अब कोर्ट में भी मामला है कि ये 50% के ऊपर नहीं दिया, हालांकि कई राज्यों में उसको बढ़ाया भी है कोटा उन्होंने। तो इसमें कई मामले हैं। एक साथ राजनीति सरकार के लिए तो दोनों तरफ से एक तरह से चुनौती है। सरकार को उनको संभालना भी है, सरकार को नियमों का पालन भी करना है, सरकार को अपनी योजनाएं, अपना वोट बैंक ये भी देखना है। तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि चूंकि सरकार है इसलिए उसकी जिम्मेदारी है हर चीज देखने की। तो सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालने का इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन रास्तों पर चलने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, समन्वय की जरूरत है। जहां तक मेरा मानना है कि मराठा समाज बहुत ही सुधी समाज है, वो समझेगा। और बाकी जो और भी ओबीसी समाज है, ये काफी, अभी धनगर समाज का भी इसी के साथ आंदोलन शुरू, तो ये बोलते हैं ना, देखा देखी एक तरह से ये सब चल रहा है। तो इससे क्या है, इससे दिशा बदलने वाली है, दिशा भटकने वाली है। तो दिशा भटके न, इस दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद मिश्रा जी। तो ये मिश्रा जी ने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए, काफ़ी अच्छी चर्चा की इस विषय पर कि मराठा समाज को आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलना चाहिए ये सरकार के भी हाथ में नहीं है, और भी चीज़ें हैं इसमें। अब सवाल ये उठता है कि मनोज जरांगे का लगातार जो है ये सभा जो है बड़े मतलब एक तरह से देखा जाए तो क्या कहेंगे उसको कि शक्ति प्रदर्शन के रूप में चला जा रहा है। और ये शक्ति प्रदर्शन का रिजल्ट क्या होता है अभी तो 10 दिन बाद पता चलेगा, लेकिन सरकार को भी जो है इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा। आखिर में मराठा समाज जाए तो जाएगा, लेकिन साथ में और भी समाज है, उनके भी ख्याल जो है सरकार को ही करना है। तो आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।